नमस्कार। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज बात गुपकार की। जी हां, जम्मू कश्मीर में 8 दलों के इस संगठन को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि गुपकार के सदस्य कश्मीर में जो राजनीतिक दल बने हैं वे सभी के सभी पाकिस्तान के एजेंट हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इन दलों का एकमात्र उद्देश्य देश को कमज़ोर करना और कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू करना है। शिवराज सिंह चौहान ने एक और बात कही और कहा कि कांग्रेस का इस संगठन को समर्थन है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बात को साफ करें कि गुपकार के प्रति उनकी पार्टी का क्या रुख है, क्या वो इसके समर्थन में है या इसका विरोध करती है। शिवराज सिंह चौहान ने एक और बहुत गौरतलब बात कही। उन्होंने कहा कि गुपकार के सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि गुपकार का जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है, उसमें कांग्रेस की भी सहमति है और कांग्रेस भी इस संगठन के साथ में है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर 8 उन दलों का विरोध कर रही है जो कश्मीर में उसके कट्टर विरोधी माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है किस विषय को लेकर, जो कि राष्ट्रीय स्तर का विषय है, जिस पर अमित शाह अपनी बात रख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बेहद आक्रामक है कांग्रेस के खिलाफ और गुपकार के खिलाफ। उस मसले पर राज्य स्तर पर यदि बात की जाए तो उसको लेकर थोड़े से सवाल उठना स्वाभाविक हो जाते हैं और बात इसकी सीरियसनेस तब और बढ़ जाती है जब शिवराज सिंह चौहान के ऐसा कहने से करीब 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग इसी तरीके की बातें कही। उन्होंने भी गुपकार का विरोध किया, उसे देश विरोधी बताया और सीधे सीधे इस मामले को कांग्रेस से जोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि कांग्रेस को इस मसले पर सफाई देनी चाहिए, बताना चाहिए इस देश को कि वो गुपकार के साथ है या नहीं है। जाहिर सी बात है गुपकार को लेकर कांग्रेस की तगड़ी घेराबंदी की तैयारी हो रही है। आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। ये बात भी सवाल उठाती है कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री को इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की योगी आदित्यनाथ ने, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिवराज सिंह चौहान ने। तो निश्चित रूप से लगता है कि ये जिस शीर्ष स्तर के ये लोग नेता हैं, योगी हुए चाहे शिवराज सिंह चौहान हुए, आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा मामला जब तक उनके राज्य से सीधा न जुड़ता हो, जब तक उनका राज्य से किसी किस्म का एक ताल्लुक़ नज़र ना आता हो, तब तक ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्वीट करके या बहुत अगर कुछ हुआ तो दिल्ली में जाकर या उससे संबंधित प्रदेश में जाकर, जिस प्रदेश से जुड़ा ये राष्ट्रीय स्तर का मामला होता है, वहाँ अपनी बात रख देते हैं। लेकिन इस एक विषय को लेकर प्रदेश के राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसी विषय पर केंद्रित रहना कई तरीके के सवाल उठा रहा है, कई किस्म के कयासों को जन्म दे रहा है। इस पर बात करने से पहले सुनते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आज इस मसले पर जो कहा उसके मुख्य अंश क्या थे। गुपकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं और वस्तुतः ये कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में ये गुपकार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, आज ये सब इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, इनके साथ खड़ी हुई है। गुपकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं और वस्तुतः ये कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में ये गुपकार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, आज ये सब
इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। और कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, इनके साथ खड़ी हुई है। सुना आपने शिवराज सिंह चौहान को, देखे उनके तीखे तेवर और कांग्रेस के खिलाफ जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने बात कही है। साफ कहा है कि कांग्रेस भी इन लोगों के साथ शामिल है। ऐसा कहने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने गुपकार से जुड़े 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ को चीन और पाकिस्तान का जासूस बताया। काफ़ी गंभीर किस्म का आरोप लगाया और उस आरोप की जद में शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी ले लिया है। अब स्वाभाविक रूप से भले ही दिल्ली के स्तर पर अब तक अमित शाह को लेकर या योगी आदित्यनाथ को लेकर या शिवराज सिंह चौहान के इस कथन को लेकर कोई प्रतिक्रिया ना आई हो, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में शिवराज सिंह चौहान के इस कथन की प्रतिक्रिया हुई है और राज्य कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो आरोप बड़ा है कि छोटा है ये तो वो ही जाने, लेकिन उन्हें आईने के सामने खड़े होकर ये आरोप लगाना चाहिए। और इस बात का मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि पहले वो इस बात का जवाब दें कि आतंकवादियों को कांधार छोड़ने कौन गया था प्लेन में बिठाकर? कांग्रेस गई थी क्या? आप आतंकवादियों को छोड़ने जाओगे कांधार तक और जवाब कांग्रेस से मांगोगे? आप 3 साल तक जो है सत्ता की मलाई इन्हीं लोगों के साथ चाटते रहे, कश्मीर की सरकार में शामिल रहे और सब जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। आप मलाई खा रहे थे उनके साथ बैठकर सत्ता में। आज भी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख काउंसिल में वहाँ की सरकार में शामिल है इन्हीं संगठनों के साथ, जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। आपके लोग जो है पाकिस्तान की ISI एजेंसी से, जो कि हिंदुस्तान के अंदर हर आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट करती है, उससे आपने जो है भारत के एयर बेसिस की जांच करवाई और आप जवाब कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आपके घर के दफ्तर में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर भोपाल में पाकिस्तान की ISI एजेंसी से तनख्वाह लेने वाला ध्रुव सक्सेना आपके दफ्तर में बैठ के काम करता रहा और आप जवाब मांगोगे कांग्रेस पार्टी से। पहले आईने के सामने खड़े होकर इन बातों का जवाब खुद अपने आप को दीजिए, उसके बाद जो है सोनिया गांधी से जवाब मांगिएगा। सोनिया गांधी कल भी राष्ट्रभक्त थी, आज भी राष्ट्रभक्त है और कल भी राष्ट्रभक्त रहेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह आतंकवादियों से छुपकर हाथ नहीं मिलाती। तो आपने सुना, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी को आईने के सामने खड़ा होना चाहिए। तो चलिए इस विषय को भी सच के आईने में परखने की कोशिश करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर गुपकार को लेकर प्रदेश स्तर पर जो तेवर दिखाए जा रहे हैं, एक राष्ट्रीय इशू है, उन राज्यों से असंबद्ध इशू है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। बावजूद उसके यदि उन्हें लेकर इस तरीके की एक आक्रामकता दिखाई गई है, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है गुपकार को लेकर, लगभग उसी तरीके की बात यदि योगी आदित्यनाथ ने कही है, उसके लगभग 24 घंटे बाद शिवराज सिंह चौहान ने कही है, तो निश्चित रूप से ये मामला उतना साधारण नहीं है जितना दिख रहा है या जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसी विषय पर आगे बातचीत करने के लिए आपको स्टूडियो ले चलते हैं, जहां हमारे साथ अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक चीज़ जो शुरू से ही सवाल आ रहा है गुपकार को लेकर, भाजपा यूं तो बहुत आक्रामक है, राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह ने जिस हिसाब से अटैकिंग मोड में आ गए हैं इन 8 दलों सहित कांग्रेस को लेकर, लेकिन ये जो राज्य के स्तर पर जो हलचल हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिनका न गुपकार से कोई डायरेक्ट लेना देना है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस से, न PDP से कोई लेना देना, न जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव से कोई इनकी संबद्धता इस तरीके की है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आखिर इस आक्रामकता का यहाँ ये लॉन्चर पैड बनाने का मतलब क्या नज़र आता है? देखिए रत्नाकर, निश्चित तौर पे गुपकार का मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धारा 370 भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और धारा 370 इससे पहले जब वो PDP के साथ उन्होंने गठबंधन करके वहाँ सरकार बनाई थी, तब लग रहा था कि ये कुछ भारतीय जनता पार्टी गलत ट्रैक पे चली गई, लेकिन जैसे ही दोबारा सरकार में आए तो पहला फैसला उन्होंने जो लिया वो धारा 370 हटाने का था। अब धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ हों, लेकिन अगर सारे राजनीतिक दल वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशद्रोही साबित कर रही है। धारा 370 का वो दल विरोध कर ही रहे हैं, उन्हें धारा 370 हटाना पसंद नहीं है और वो उसी झंडे को फिर से चाहते हैं, कश्मीर के जो झंडे को। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है फिर से अपनी ही उस विचारधारा के समर्थकों को, अपनी ही उस धारणा को आगे बढ़ाने का, जो धारा 370 को लेके उनकी पहले से कायम है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी दूसरे राज्य में कोई चुनौती नहीं है। अगर कोई चुनौती उसके सामने है तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस को देशद्रोही संगठनों के साथ में, पाकिस्तान परस्त राजनीतिक दलों के साथ में खड़ा दिखाने की एक रणनीतिक जो है वो बीजेपी अपना रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस गुपकार में शामिल नहीं है, लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर में उन लोगों के साथ सीटों के बंटवारा करके चुनाव लड़ रही है। तो उसी को भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग बता रही है और वो अपनी एक रणनीति के तहत कांग्रेस को वापस से घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अभी हमने देखा, मध्य प्रदेश के चुनाव देखे, बिहार के चुनाव देखे, बाकी जगह उपचुनाव देखे, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो कांग्रेस की हालत इस समय बहुत खस्ता है। वो मुझे लगता है कि वो कमज़ोर कांग्रेस को और कमज़ोर करने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अभी भविष्य में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं। वहाँ ऐसी खबर है कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे होगा। केरल के अंदर इसी तरह की चीज़ें होगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना कोर वोटर है, जो उसका समर्थक है, उसको अपने पक्ष में जो बाकी मुद्दे जिनके कारण उसका मतदाता उससे विमुख हो सकता है, उससे हटके वो वापस एक राष्ट्रवाद वाले इशू के ऊपर अपने समर्थकों को जोड़े रखने की अब प्रयास कर रही है। जी। तो प्रकाश जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी तो नज़र आता है कि आज की तारीख में अगर देखें, मतदाता का रुख तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम गुपकार कश्मीर में तो मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जिस हिसाब से उसके नेता वहाँ के वो जो इश्यूज़ उठा रहे हैं, तो क्या इस तरीके की गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के पंचायत चुनाव में आपको किसी तरीके का बड़ा लाभ लेने की स्थिति में दिख रही है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वहाँ के सारे क्षेत्रीय दल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने, तो निश्चित तौर पे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बंटवारा वहाँ पे आपस में होने वाला नहीं है। एक सामंजस्य बना के जब सारे विरोधी दल लड़ रहे हैं और वहाँ का जो मतदाता, वहाँ का जो बहुल मतदाता है वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन उस हार को वो बताएगी जो देश विरोधी संगठन है उनकी जीत, और इस रणनीति के आधार पे वो पूरे देश में अपना समर्थन बढ़ाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ये इलेक्शन बहुत छोटे स्तर के हैं और उससे पूरे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर वैसे भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या वहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ ही सरकार में रही है। कभी भी वहाँ पे राष्ट्रीय दलों का कोई सीधा सरकार, एक शायद कांग्रेस की कभी 1 या 2 बार कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ पे, जब गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे। लेकिन आमतौर पे क्षेत्रीय संगठनों का समर्थन लेना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी को पता है कि वो वहाँ चुनाव हार जाएगी, ये एक अलग इशू है। लेकिन जिस मुद्दे को लेके वो देश भर में समर्थन, उसने अपने कोर वोटर जो है उसका समर्थन हासिल किया, धारा 370 के जो लोग विरोधी हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सहानुभूति तो बीजेपी के साथ बनी रहेगी। जी, निश्चित रूप से। ब्रजेश जी, आपके पास आते हैं। यहाँ एक अहम सवाल और उठ रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए जो गुपकार गुट के लोग एक हुए हैं, उनमें से कुछ एक प्रोमिनेंटली बात को कह रहे हैं कि वो अपने राज्य में कश्मीर वाला पुराना ध्वज ही इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको लगता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो देशव्यापी करंट बीजेपी की तरफ गया है बहुत बड़ी संख्या में, उसके चलते क्या कोई भी दल इस बात की हिम्मत कर सकेगा कि कश्मीर में फिर से अपने उसी झंडे का इस्तेमाल करे तिरंगे की बजाय? दरअसल रत्नाकर जी, यही एक मुद्दा है जिसको लेकर पूरी भाजपा पूरे देश में जाने वाली है। उसे जम्मू कश्मीर में हारने का वो नहीं है, जम्मू कश्मीर के माध्यम से वो पूरे देश में माहौल बनाना चाहती है। जैसा आपने कहा कि क्यों योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ही मकसद है। ये जो गुपकार जो गठबंधन है, जिस 8 दलों ने मिलकर बनाया था, गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला का मकान है, वहाँ पे बैठ के जब इन लोगों ने एक संयुक्त वो बनाया था, घोषणा पत्र जिसको हम कह सकते हैं, एजेंडा बनाया था, उसमें एक था कि 370 फिर बहाल होना चाहिए, राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, ये इनके एजेंडे में था। अब वो एजेंडे सब लोग मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उसका कांग्रेस समर्थन कर रही है, या कांग्रेस कह रही है कि हम गुपकार गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा का ये उद्देश्य है कि इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जाएगी, उसको जम्मू कश्मीर से मतलब नहीं है। जैसे कि आपने कहा झंडा वहाँ फहराने से उससे, अब तो जम्मू कश्मीर से 370 हट गई है। यदि वहाँ पे यदि वो झंडा फहराने की कोशिश भी करेंगे तो वैसे ही हाल है जैसे कि हमने हुबली में जाके तिरंगा फहराया था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि वो झंडा वहाँ फहरा भी लेंगे तो इससे देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन के साथ जाने के कारण भाजपा को बड़ा फायदा दिख रहा है। एक राज्य खोने के बाद उसको वहाँ की हिंदू बेल्ट और पूरे देश में फायदा है। आपने देखिए जब 370 भाजपा ने हटाई थी वहाँ से, तब कांग्रेस में भी 2 गुट दिखाई दिए थे आपको, मिलिंद देवड़ा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, जो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जो भाजपा में आ गए हैं, इन सब लोगों ने 370 का समर्थन किया था। यहाँ तक कि ये चर्चा भी आई थी कि प्रियंका गांधी ने संसद में जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि ऐसा मुद्दा है ये कि जिसपे आप चाहती तो कांग्रेस स्टैंड ले सकती थी कि खुद नेहरू जी ने कहा था कि हम धीरे धीरे इसको हटा देंगे, तो उसका फायदा ले सकती थी। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे तो कांग्रेस फायदा ले सकती थी कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दूरदृष्टि नहीं बची अब कांग्रेस के नेताओं में, या ऐसे नेता नहीं बचे जो सही उस पर समर्थन कर सके, जैसे अटल जी करते थे संसद में। यदि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कोई ऐसा काम किया है, 1971 का युद्ध हुआ है तो उन्होंने तारीफ की है, ऐसा कुछ कांग्रेस करती नहीं है, बल्कि वो अपने ही गोल में गोल कर लेती है, अपने ही पाले में गोल कर लेती है और उसको सफाई देने की मुद्रा में आना पड़ता है। इस मामले में भी कांग्रेस कह रही है कि हम उनके साथ नहीं है। तो कांग्रेस एक तरफ वहाँ कह रही है जम्मू कश्मीर में कि हम साथ हैं, यहाँ कह रहे हैं कि सुरजेवाला के हम साथ में नहीं है। तो कांग्रेस बचाव में दिख रही है यहाँ और भाजपा आक्रामक दिख रही है, तो इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है एक तरह से। जी निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस के पास क्या इस इशू पर नुकसान की भरपाई की कोई गुंजाइश आपको नज़र आती? क्योंकि कई राज्यों से उसका जनाधार ख़त्म हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर यदि वो मान लीजिए इनके साथ पंचायत चुनाव में आ भी जाती है तब भी उसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा नहीं, राज्य तो उसे मिल नहीं जाएगा। तो फिर भी क्यों वो इस मसले पर बहुत ही डिफेंसिव गेम खेलने की कोशिश कर रही है और ऑफेंसिव होकर इस बात को भाजपा के इन आरोपों का जवाब नहीं दे पा रही है? निश्चित तौर पर रत्नाकर जी, जैसा आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर में यदि वो चुनाव जीत भी जाएगी तो सत्ता में नहीं आ पाई। वैसे भी जम्मू कश्मीर में वो कभी सत्ता में नहीं रही, जैसे भटनागर जी का 1 या 2 बार रही है। तो यदि वो राज्य जीत भी जाते हैं और ये पंचायत चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनको कोई बड़ा फायदा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक आपने देखिए पिछले 8-10 दिन से ये मामला गर्म है गुपकार वाला, जब से अमित शाह जी ने कहा है कि ये उनके साथ हैं और ये गैंग जो पाकिस्तान के समर्थन में है, गुप्तचर गैंग कहा उन्होंने, एक नाम दिया है। पहले ही इसके कारण भाजपा को पहले ही फायदा हुआ था और गुप्तचर गैंग कहकर अब कांग्रेस यदि उनके साथ खड़ी दिखती है तो फिर भाजपा को फायदा दिख रहा है। कांग्रेस में कहीं फायदा नहीं दिख रहा। कांग्रेस का हमेशा करती, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में जनेऊ धारण करके राहुल गांधी निकल गए, तो वो कांग्रेस ऐसे टाइम पर करती है। अब जहाँ मध्य प्रदेश में आप देखो कमलनाथ जी हनुमान भक्त बन गए, तो इस टाइम पे बनते हो आप पहले ही समर्थन कर दो ना भाई कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी हिंदू हैं। तो वो जो हिंदू वोटर है ना उनसे खिसक जाता है, उनसे नाराज हो जाता है। ये बात कांग्रेस को देर में समझ में आती है। इस मामले में भी हमें देख रहे हैं कि जिस तरह से सफाई आ रही कांग्रेस की, उसको देर में समझ में आ रही कि गलत कर लिया हमने, गलत फैसला ले लिया उनके साथ चुनाव लड़कर। भाजपा को हराने की कोशिश में वो भूल जाती है कि बाकी जगह उसको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये उसकी कमियां है, ये रणनीतिक चूक है, या उसके पास ऐसे नेता नहीं बचे हैं जो सही सलाह दें। तो ये गलतियां हैं जिस तरह से यूथ से हो जाती हैं, कमजोर से, अनुभवहीन लोगों से हो जाती, वैसे ही अनुभवहीनता की गलतियां कांग्रेस करती दिख रही है यहाँ पे। जी भटनागर जी, यहाँ एक सवाल और जायज़ रूप से सामने आता है कि ये सारा जो इशू चल रहा है इसको लेकर आपने कहा कि पोलराइजेशन हो सकता है, देश के बाकी हिस्सों में लोगों का हो जाए, बीजेपी एक राज्य को गंवाने के बावजूद एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। लेकिन आने वाले समय में जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे तब इस फैक्टर का क्या आप भाजपा के पक्ष में कुछ भी समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं क्या?
देखिए, जम्मू वाले हिस्से में और लद्दाख वाले हिस्से में रत्नाकर जी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। एक कश्मीर वाला हिस्सा ऐसा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष के लोगों का वहाँ पर बाहुल्य है। जम्मू के अंदर अलग स्थिति है, लद्दाख में अलग स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जम्मू में और लद्दाख में तो बीजेपी को कुछ हासिल होगा। आगे विधानसभा चुनाव होते हैं, पिछली बार हमने देखा जम्मू की 25 सीटें विधानसभा की जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो मुझे लगता है कि जम्मू में और लद्दाख के अंदर तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, लेकिन कश्मीर में ये सारे दल अगर मिल के लड़ते हैं तो उसका कोई फ़ायदा उसके खाते में नहीं जाएगा, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सेहत पे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टे आप देखेंगे कि ये जो होगा और जिस तरह की रणनीति बना के भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए एक राजनीतिक फ़ायदे का ही गणित है। और इसीलिए वो अब अगर शिवराज सिंह चौहान, अभी हम हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो दूसरे जो प्रतिनिधि चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, भाई मुख्यमंत्री एक राज्य का, तो आगे अदर्स राज्य के मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता अलग अलग जगह जाके इसी तरह की पत्रकार वार्ता करते हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है। जी निश्चित रूप से ब्रजेश जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है, ये बात उस समय पर उठी है, यह आक्रामकता उस समय राज्यों के स्तर पर दिखाई जा रही है जब इन्हीं राज्यों के स्तर पर हरियाणा से अभी, हालांकि इसको लेकर गुपकार को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फिर भी हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चारों राज्य जो हैं लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो इसकी प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। तो क्या ये भी एक पोलराइजेशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से सेट करके लव जिहाद की बात भी उठाई गई है? निश्चित तौर पर रत्नाकर जी, भाजपा पूरी रणनीति के साथ काम कर सकती है। पश्चिम बंगाल भी उसको दिख रहा है। पोलराइजेशन जैसी आप बात कर रहे हैं, वही उसका उद्देश्य है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जम्मू कश्मीर के मामले पे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम पिछले भाजपा, जैसे भटनागर जी ने कहा, पहले के हम यदि दौरे देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, चाहे 370 का मामला हो, जिला मुख्यालय तक पर भाजपा के जिला अध्यक्षों ने, सांसदों ने और वहाँ के संगठन ने ब्लॉक स्तर पर ले जाकर लोगों को बताया, जिला मुख्यालयों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने। पहले भी भाजपा ऐसा करती रही है। दिल्ली में यदि कोई बड़ा निर्णय होता है, 370 का हुआ हो या अन्य निर्णय हुए, बड़े निर्णय, जो भी निर्णय होते हैं, वो नीचे जमीन स्तर तक वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने का काम करती है। शिवराज जी का यहाँ कहना बहुत बड़ी बात है। यदि मध्य प्रदेश में वो कह रहे हैं तो इसके मायने आप लीजिए कि वो लव जिहाद और ये सारे एंगल जो हैं वो एक पोलराइजेशन के ही दिशा में काम कर रहे हैं, जिस दिशा में, जिससे उनको फायदा होता दिख रहा है। ये एक मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी उनको दिख रहा है, बाद में जो चुनाव आने वाले हैं उनमें भी दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो ये मुद्दे वैसे भी कारगर रहे हैं बड़ी तेजी से, और इनकी वजह से सारे देश में समर्थन मिला है भाजपा को। तो ये निश्चित तौर पर पोलराइजेशन का ही उद्देश्य है भाजपा का। वो अपने वोट बैंक को खिसकता हुआ नहीं देखना चाहती है। जी जी, देखिए रत्नाकर, मुझे लगता है कि पोलराइजेशन की जो ध्रुवीकरण की जो बात है वो हम 2014 से देख ही रहे हैं कि वो लगातार मतलब ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी। और पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं के दम पे केंद्र में सरकार बनाई जा सकती है। इस चीज़ को सिद्ध कर दिया गया पहली बार, और फिर दूसरी बार, दोनों बार आप देखें, चाहे 14 में चाहे 19 के अंदर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। अब उसके बाद सारे राजनीतिक दलों के सुर बदल गए। अब सब मंदिर जा रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो बीजेपी को जो लाभ उठाना था, अब उस लाभ का कोई और भागीदार नहीं बन पाएगा। अगर कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि वो कमलनाथ के जन्मदिन पे पार्टी कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ करे या वो मंदिर जाए, वो कहते हैं, अब वो ये भी कहने लगे कि हम भी हिंदू हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है भारतीय राजनीति में। तो वो जो ध्रुवीकरण की जो बात है, वो तो ध्रुवीकरण हो चुका। उस ध्रुवीकरण को मजबूती के साथ बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी। जी प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा कि जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये हुआ कि भगवान राम की तस्वीर लग गई और हनुमान भक्त बताने लगे अपने आप को, तब कांग्रेस के जो केंद्रीय स्तर के जो नेता थे, शशि थरूर थे, जिन्हें सफाई देनी पड़ी कि कांग्रेस हिंदुइज्म की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि अल्पसंख्यकों के प्रति उसका वही रवैया और हिंदुइज्म के प्रति वही रवैया है।
तो ये जो गुपकार को लेके जो कुछ चल रहा है, तो पार्टी में क्या एक बार फिर से ऐसा फ्रैक्शन देखने में नहीं सामने आ सकता? क्योंकि कुछ नेताओं को इस बात की चिंता ज़रूर होगी कि यदि गुपकार के मसले पर हम चुप हैं तो हमें सारे देश में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है रत्नाकर का जो आपने शशि थरूर का जिक्र किया, तो वो कांग्रेस की अधिकृत लाइन नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार था जो उन्होंने कहा। कांग्रेस का अधिकृत क्या है वो आप देखेंगे कि राहुल गांधी यदि मंदिर में जा रहे हैं तो वो कांग्रेस का एक अधिकृत वो है, शशि थरूर वो नहीं है। तो राहुल गांधी अगर जो कर रहे हैं तो उससे समझ में आएगा आपको कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं कि जो दूसरे इश्यूज़ हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए इशू हैं जहाँ पे बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा सफल नहीं है, या दूसरे जो मामले हैं, कोरोना वाला इशू है, कई सारे ऐसे मामले जिनमें आप सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी उस दिशा में जाने नहीं दे रही है विपक्ष को। बीजेपी एक नया इशू बना के बिल्कुल उसको टर्न आउट करके अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर देती है और फिर उसमें सारे बाकी राजनीतिक दल उलझ जाते हैं। तो ये बीजेपी की रणनीतिक सफलता है। राजनीति का जो तरीका है, साम दाम दंड भेद, वही राजनीति है। वो मुझे लगता है कि इसमें इस समय बीजेपी सक्सेस है। जी, इस समय बीजेपी सक्सेस है। हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ मौजूद थे। अब कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। एक बात यहाँ पर हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से गुपकार संगठन की गतिविधियाँ रोशनी एक्ट हटाए जाने के बाद से बढ़ी हैं, उससे इस बात को भी बल मिल रहा है कि रोशनी एक्ट के आड़ में वहाँ के राजनीतिक दलों ने जिन ज़मीनों पर कब्जा किया, करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन को औने पौने भाव में ख़रीद लिया, उसकी जांच में घिरने के डर से वे गुपकार की गतिविधियों को और तेज़ी देने की कोशिश में है। इधर भारतीय जनता पार्टी गुपकार के खिलाफ राज्य स्तरीय अभियान चलाकर, अलग अलग राज्यों के स्तर पर अभियान चलाकर कांग्रेस को पूरे देश में घेरने की कोशिश में है। इसका नतीजा देखने लायक रहेगा, रोचक भी हो सकता है। फिलहाल आज की प्रस्तुति समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।